सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी ने भारत के न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। मूल भाषण हम आपको सुनाते हैं। Such names of such legions is perpetuated. Murder, robbery. सोच रहे हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स क्यों हो गया। ये कोलैप्स तो फर्स्ट डे को ही हो गया था। हम सब बेनिफिशियरीज हैं इस सिस्टम के, इसलिए उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेरी बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी बात कही कि हम इसको एक्सेप्ट करते नहीं, चलता रहा है, कोई इसको बदलने की सोचता नहीं है। बदलने की बात करते हैं लेकिन सोचता नहीं है, करता नहीं है। मैं आपको एक अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो आप आश्चर्य करेंगे। एक गांव में 2000 लोगों को पूछा गया कि भारत के संविधान का मतलब, भारत का संविधान के बारे में सुना है। उसमें से 2 लोगों ने हाथ उठाया कि हमने इसके बारे में सुना है। जानकारी बात दूसरी है। एक और ऐसी सेमिनार थी जिसमें 400 सीईओ थे कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उनसे भी ये सवाल किया गया कि आप भारत के संविधान के बारे में जानते हैं? 4 लोगों ने खड़ा किया हाथ। ये है लोगों की जानकारी का स्तर। हम सब लोगों ने जिन्होंने एलएलबी के कोर्स किए और एलएलएम किए, शायद संविधान के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन क्षमा करें, इस 63 साल में या 62 साल में समझ लीजिए, अभी भी हम संविधान की प्रस्तावना को भी नहीं समझ पाए हैं। वापस पढ़िए संविधान की प्रस्तावना को। हम इस देश को सार्वभौम सत्ता संपन्न प्रजातंत्र घोषित किया था और यह निर्णय लिया था कि हम सारे समाज में, सारे देश में कैसे राज्य की स्थापना करेंगे, उसमें क्या होगा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रताएं होगी, समानता होगी और अंत में प्रत्येक नागरिक को उसकी सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी का अधिकार होगा। वापस घर जब जाएं तो सोचिएगा कि हमने आज तक, क्योंकि हम सब लोग लॉ से कनेक्टेड हैं, whether we have been able to achieve the first step in the preamble of the Constitution, justice, social, dignity of individual. Every day, millions of people suffer injustice. Every day, millions of people suffer injustice and loss of dignity, denial of dignity. मैं रवाना होने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से मैंने पूछा कि भाई कितने मुकदमे पेंडिंग है, क्रिमिनल केसेस कितने पेंडिंग है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट में 12,376, हाई कोर्ट्स में 9,53,846 और कुल अधीनस्थ न्यायालयों में है 1,88,27,068। कुल मिलाकर के 1,97,93,290 मुकदमे क्रिमिनल जिनको कहते हैं वो पेंडिंग हैं देश की विभिन्न अदालतों में। समिति का मैं जैसे आभार करूंगा कि उन्होंने कम से कम हमारे को झिझोड़ने का तो काम किया। कहां तक हम सफल होंगे भविष्य बताएगा। 1,97,93,290 मुकदमे जिस देश की अदालतों में सिर्फ आपराधिक
मामलों के रूप में लंबित हों? क्या समझ सकते हैं कि हमारी सोशल जस्टिस की गोल अचीव हो गया? तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने है सारी जस्टिस सिस्टम का ही है, और जिसमें विशेष रूप से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है, वह है ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड वी आर ग्रैपलिंग विद। ये नहीं कहता हूं कि जुडिशियल ऑफिसर्स काम नहीं करते हैं, बहुत कड़ी परीक्षा देते हैं प्रतिदिन, लेकिन मजबूरी है। इंसान दिन को 24 घंटे से 48 घंटे में बदल देता तो शायद मुकदमा आगे रह जाता, लेकिन ये संभव है नहीं। सबसे पहली शुरुआत होती है क्रिमिनल केस की एफआईआर दर्ज होने से या कंप्लेंट दर्ज होने से, और वहीं पर सारा तंत्र बिखरा हुआ है। जो इन्वेस्टिगेट करने वाला है उस आदमी के बारे में हमने कभी सोचा? पिछले कुछ दिनों में हमें मौका पड़ा सोचने का इसके बारे में। मैं जब वकील था, जयपुर में प्रैक्टिस करते हुए घर से हाईकोर्ट बेंच पर जाने में 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता। कई बार देखता था पुलिस के कांस्टेबल लाइन लगाए हुए 100 गज की दूरी पर पुलिस का कांस्टेबल है, सुबह 7 बजे से खड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय तो 4 बजे आएंगे, लेकिन ड्रिल है उसकी कि सुबह 7 बजे से लगा हुआ है। वो 7 बजे से 5 बजे जब उसको वापस उठाएंगे वैन में, तब तक न तो उसको पानी मिलेगा न खाना मिलेगा, और तपती धूप, कोई छाया नहीं। और हम ऐसे पुलिस वाले से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि तुम सिविलाइज तरीके से बिहेव करो, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो और एक्यूज को कानून के सामने जल्दी से जल्दी लेकर आओ। दूसरा, उत्तर प्रदेश शायद थोड़ा लकी है। मैंने 2 जगह देखा, और 2 जगह देखा वो भयावह था। पुलिस की रिक्रूटमेंट जैसे और किसी सर्विस की रिक्रूटमेंट है, वो एक पहले दिन से करप्टेड है। एक एग्जाम्पल मिला पंजाब में, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का रिक्रूटमेंट के लिए जिस आदमी ने अपने पुत्र के सिलेक्शन कराना चाहा था, वो खुद पुलिस का अधिकारी था। उसने चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। और ये डीवाईएसपी की बात नहीं है। हरियाणा के सिलेक्शन जब हाईकोर्ट ने क्रश किए, उस बेंच का मैं भी सदस्य था। 13 जिले के सुपरिटेंडेंट पुलिस, 13 ही थे उस समय हरियाणा में जिले, 13 जिलों के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने एफिडेविट फाइल किए हाईकोर्ट में कि हर पुलिस कांस्टेबल से 70,000 रुपए लिए गए थे, क्योंकि एमएलए में सीट्स बांटी हुई थी। आपने ऐसे रिक्रूटेड ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? न्याय, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यही त्रासदी है पूरे सिस्टम की। चाहे आप कांस्टेबल ले लीजिए, चाहे हेड कांस्टेबल ले लीजिए, चाहे उससे ऊपर ले लीजिए, सबके लिए रास्ता एक ही आने का। अगर आने का रास्ता सबका एक ही है, तो आप और हम कोशिश करते रहे, हाईकोर्ट में सेशन जजेस कोशिश करते रहे, कुछ भी संभव नहीं है। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर एफआईआर दर्ज करने के टाइम पे एसएचओ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर केस खराब कर देगा, तो जुडिशियल ऑफिसर क्या करेगा, हाईकोर्ट क्या करेगी और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सिस्टम तो इनिशियल स्टेज पर कोलैप्स हो चुका है। दूसरे को ले लीजिए, आप सब लोग शायद जानकारी भी रखते हैं, क्योंकि आपके स्टेट में भी यही हाल है। प्रोसिक्यूटर्स, 2 चीजें, जब वो बाढ़ आती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है,
तो उसमें हम कहीं बचते नहीं है। और ये इतिहास आज तक कहता है कि विस्फोट होते रहते हैं। कुछ देर पहले बैंकी ने कहा था कि उनकी समय सीमा समाप्त हो गई। मैं सोचता हूं मेरी भी समय सीमा समाप्त हो गई। लेकिन समय पूरा करने से पहले आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा। सब जो इस सभागार में उपस्थित हैं, शायद भूल चुके हम सब लोग, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के नाम में एक संदेश दिया था। वी शिवा राव फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 5 में से एक वॉल्यूम में उनकी हस्तलिखी चिट्ठी प्रिंटेड है, करेक्शन भी है उसमें। अगर भारत में परिवर्तन आना है तो उसका एक सबसे बड़ा रास्ता है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठी में, उनकी चिट्ठी 4-5 पन्नों की है। उन्होंने सबके लिए ये बताया कि आपके नए भारत में, स्वतंत्र भारत में क्या कर्तव्य हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ था 1968 में, तो बी शिवाराव फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे डीन थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा तुम्हें अगर संविधान समझना है तो बी शिवाराव को पढ़ लो। बी शिवाराव की लाइब्रेरी में बुक्स लेकर के बैठते रहते थे, तो उसमें ये चिट्ठी दिख गई। उस चिट्ठी को मैंने आज तक पढ़ा है बार बार, और जब भी पढ़ा है मुझे प्रेरणा मिली है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कही उन्होंने, वो थी, हिंदी में कहा उन्होंने कि तुम आज तक ब्रिटिशर्स के नौकर थे, उनका काम करते थे, उनके आदेशों की, उनके ऑर्डर्स की पालना करते थे। अब समय आ गया है। ये क्लेरियन कॉल थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हम सब भूल गए अनफॉर्चुनेटली। क्लेरियन कॉल थी, अब समय आ गया है कि तुम अब जनता के सेवक हो जाओ। अगर हमारे लॉ मेकर्स इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते तो वो आईपीसी और दूसरे कानूनों में पब्लिक सर्वेंट की जगह सर्वेंट्स ऑफ पीपल कर देते। और अगर हम अपने हृदय में उतार लें कि हम सर्वेंट्स ऑफ पीपल हैं, तो धीरे 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 सारा कुछ जो सोच है हमारी वो बदल जाएगी, शासन तंत्र बदल जाएगा, संविधान की व्याख्या बदल जाएगी, और जो भी उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए हम उसको पूरा करने में संकल्प लेकर उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मैं पुनः आदरणीय न्यायमूर्ति मिश्रा साहब का और समिति